अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्यार से दुनिया को जीत सकते हो। सवाल ये है, क्या राम जीत पाए? अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। आपके विचार उसके बारे में जानना चाहूँगा। बाकी आई यूज्ड टू एन्जॉय मार्शल आर्ट्स, तो अभी मेरे दिमाग में है कि अभी ब्लैक बेल्ट तक जाऊँगा अरे ज़रूर। बाप रे बाप! जब मुगल ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में, गुरु गोविंद सिंह साहब क्या प्यार से जीत पाए? Book that had the biggest impact on your life besides your own. उनको सच्चाई के लिए अगर तलवार उठानी पड़ी तो लड़ भी पड़े। क्या आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन करोगे उस टाइम जाके? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा और स्वागत है आपका द सोनू शर्मा शो में। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। ये लाइन सुनते ही एक चेहरा हमारे मस्तिष्क में कौन जाता है, और वो चेहरा जिसने बहुत लोगों की जिंदगियां बदली, एक किताब जिसने पूरे हिंदुस्तान में हर सपना देखने वालों को इंस्पायर किया, उस किताब को लिखने वाले आज हमारे साथ हैं। साथियों, आज मैं मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनके वर्ड्स, जिनकी विजडम, जिनकी किताबों ने, जिनकी नॉलेज ने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में हमारे साथ हैं द डायनामाइट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, शिव खेड़ा जी। थैंक यू, आई एम सर, ग्रेटफुल। बहुत-बहुत स्वागत है आई एम आपका। शुक्रिया आई एम बहुत-बहुत, आपने अपना कीमती समय निकाला। आई एम ग्रेटफुल। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, आपने बुलाया मुझे, आप साथ पहला में सवाल, जी। खेड़ा साहब, 22 जनवरी को अभी अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। आपके विचार उसके बारे में जानना चाहूँगा सबसे पहले। कल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे को निमंत्रण आया है वहाँ अयोध्या जाने के लिए, और मेरे को सुनने में आया है कुछ लोगों को खास चुन के बुलाया गया है, तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड बट उसका एक संदेश सबसे बड़ा मेरे दिमाग में यही आता है कि सिर्फ उद्घाटन आज जो हो रहा है, इसका मकसद क्या है, उससे हमको सीखते क्या है? सच्चाई और अच्छाई की जीत है और बुराई को खत्म किया गया है, उसका वध किया गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्यार से दुनिया को जीत सकते हो। सवाल ये है, क्या राम जीत पाए? दूसरा, लोग कहते हैं सहनशीलता बहुत अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से आप अत्याचार और बुराई को सहन करोगे तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टॉलरेंस जिसको कहते हैं, इन माय ओपिनियन इज नॉट अ गुड थिंग हियर। एंड तीसरी चीज, और जब राम रावण सीता को हर के ले गए, वहां से किडनैप करके ले गए, तो क्या राम ने ये बोला था कि मैं बहुत सहनशील हूँ? तुम सीता को ले गए, दूसरी ले आऊंगा, दूसरी को ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा। बोले ना, आई डू नॉट टॉलरेट किडनैपर्स, मैं किडनैपर्स को टॉलरेट नहीं करता हूँ। और तीसरा, लोग कहते हैं अहिंसा एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा सवाल ये है कि राम ने क्या किया? उसका वध किया, रावण का वध इज हिंसा, बिना हिंसा के नहीं हो सकती है। तो वो हिंसा थी, लेकिन वध था। एंड इस हालत में वही ठीक चीज थी, क्योंकि आप इतिहास से देखिए, आप कभी किसी दुष्ट का दिल प्यार से नहीं जीत पाए, आज तक नहीं हुआ, कभी भी ना होने वाला है। एंड बुराई का वध करना ही उचित है। एक बहुत अच्छे जनरल ने बात कही थी, कहता है कि सिपाही अक्सर कहते हैं या देश के नागरिक कहते हैं, मैं अपने देश के लिए मरने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। वो कहता है कि किसी देश को आजादी कभी मरने के बाद नहीं मिलती है, दुश्मन को मारने से मिलती है। एंड दैट इज व्हाट द सेम मैसेज केम फ्रॉम राम के जीवन से भी यही सीखा कि दुश्मन को उन्होंने मार के उसका वध किया, तभी चैन और शांति हुई। सर, मैं आपसे आज के दौर की कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से। आज का दौर सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी बताते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स आ गए हैं हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, कोई ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पीकर्स हैं, आप बहुत सारे लोग आपको भी सुने हैं, आपको सुन के इंस्पायर होते हैं, और आप जब देखते होंगे आजकल ये बच्चे, लड़के नए-नए आ गए हैं और स्टेज पर जाके कुछ भी बोल देते हैं, या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ भी मोटिवेशन बताना शुरू कर देते हैं, और हर किसी के कुछ ना कुछ फॉलोवर्स भी हो ही जाते हैं।
आप इस सोशल मीडिया पे इस नॉलेज को किस तरीके से देखते हैं कि अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, लोग मतलब कंटेंट बनाया ज़्यादा जाता है, कंज़्यूम कम होता है आज की डेट में। आप इसको कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया में इतनी नॉलेज में ऑथेंटिक क्या है? मतलब कहाँ से नॉलेज लें, कहाँ छोड़ दें? आपको क्या लगता है, आप भी देखते होंगे, सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे कोई ना कोई आके अपने डायलॉग सुना रहा है कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये करना चाहिए। उसने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन वो सब आजकल इन्फ्लुएंसर और स्पीकर बन गए हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? साहब मैं तो यही कहूँगा कि आज लोग संस्कार अपने माँ-बाप से नहीं लेते हैं, गूगल से लेते हैं साहब। गूगल बाबा आ गए हैं। हाँ, गूगल बाबा आ गए। और दूसरी बात ये है, समझदारी बहुत हो गई है, लेकिन जानकारी बहुत कम हो गई है। दोबारा से कहता हूँ, जानकारी बहुत हो गई है, समझदारी कम है। बहुत कम है। तो बात ये है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, नॉलेज बहुत कम है, विज़डम बहुत कम है, और ख़ास तौर पे जो इम्प्रेशनेबल लोग होते हैं, यंग जनरेशन है, वो जो भी चीज़ देखते हैं, वो तिनकों का सहारा पकड़ के भाग चलते हैं, वहीं पर जाते हैं। दे आर लुकिंग फॉर सक्सेस। हर एक आदमी सक्सेस खोजना चाहता और वो है। भी तुरंत। ये 2 लफ्ज़ जो है ना, सक्सेस और विन, जीत, सफलता, जीत, सफलता, जीत, सफलता। बात ये है, हर एक आदमी चाहता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन ज़िंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। और आज के दौर में जो हाल है, एज़ अ पेरेंट, माँ-बाप और टीचर्स 2 बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। वी ओनली टीच आवर चिल्ड्रन ओनली टू सक्सीड एंड विन 2 लफ्ज़ सिखा रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि वी आल्सो हैव टू फेल इन लाइफ एंड वी आल्सो लूज़ इन लाइफ। दिस इज़ रियलिटी फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। लूजिंग एंड फेलिंग इज़ अ रियलिटी, ये सच्चाई है। क्योंकि हमने सिखाया नहीं ज़िंदगी में फेल कैसे होना है और लूज़ कैसे करना है ज़िंदगी में। जब इंसान को लूज़ करता है या फेल कर होता है, they feel depressed. Look at the depression rate all over the world. They commit suicides. आप देखिए आईआईटियंस का क्या है, तकरीबन आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नंबर कितने हैं, प्रॉबली 10 मिलियन पीपल अप्लाई एवरी ईयर फॉर द आईआईटीज, 10,000 चुने जाते हैं, 20, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द नंबर इज, बट बहुत छोटा सा एक गिनती होती है, 10-12,000 20,000 की, उनको चुना जाता है। दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री। क्रीम ऑफ द कंट्री मीन्स इंटेलेक्चुअली दे आर द हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे अच्छा उनको दिमाग गिना जाता है इंटेलेक्चुअली। बट टेल मी हु हैज द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स? ऑल्सो द आईआईटियंस। लुक एट दिस, इज यही दिक्कत की बात है। इंटेलेक्चुअल होना, ज्ञानी होना एक और चीज है, लेकिन इमोशनली स्टेबल होना बहुत अलग चीज है। इमोशनली स्टेबल होना, देखिए, आप अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स 5 किस्म से सॉल्व कर लोगे, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल लोगे, बट इफ डे टू डे यू कैन नॉट लिव प्रॉपरली, ऑनरेबली, then you are a dishonest person, you are a failure. और आपने जो एक खास बात कही है, आजकल जो भी स्टेज पे आता है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, कुछ बात बन जाता है। तो ये आप बताइए, मोटिवेशनल स्पीकर होना कोई गलत बात नहीं है। देश को अच्छे स्पीकर चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, अच्छे लोगों की जरूरत है। तो बात यह है, ईमानदारी से पैसा बनाना अच्छी चीज है। यही कहता हूं मैं आपको, एक छोटी सी चीज अपने लाइफ से उदाहरण देता हूं। सोनू, वो ऐसा है कि हम लोग की कोल माइंस थी, 1,000 आदमी काम करते थे हमारे पास। माइंस नेशनलाइज हो गई, हम लोग सड़क पे चले आए। और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बीकॉम 3rd डिवीजन पास किया और 10वीं में फेल हो गया था मैं। यहाँ से अमेरिका गया और 3 बिजनेसेस मैंने काम करने की शुरू की इंडिया में, फेल हो गया तीनों में। व्हेन आई वेंट टू यूएस फर्स्ट एंड टू टोरंटो, और मैंने जिंदगी शुरू की बाल्टी लेके, घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था वहां पे, और टोटली बाय डिफॉल्ट आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। आपको छोटी सी बात बताऊं, वहां पे विद इन 3 months माय मैनेजर कॉल्ड मी टू फायर मी फॉर नॉन परफॉर्मेंस। बोले आपको बाहर जाना है यहाँ से, यू आर नॉट परफॉर्मिंग राइट। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि, मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, आई एम अ बीकॉम 3rd डिवीजन, फेल्ड इन 10th। तो मेरे से परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? साहब उस दिन किसी ने मेरे से बहुत कड़क के बात की। तो मेरे को कहता है, यू शट अप एंड लिसन टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी। कहता है,
यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, तुम्हारा नजरिया बहुत खराब है। कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने परिवारों की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। तो सोनू, उस दिन शाम को एक प्रोग्राम था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का, तो मैं चला गया वहां पे, जिन्होंने किताब पावर पॉजिटिव थिंकिंग लिखी है। तो मैं उनके प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था, प्रोग्राम 1000 लोग थे वहां पे, और डॉक्टर पील आए, उन्होंने सब पे नजर दौड़ाई, और 85 साल उम्र थी, कद उनका था शायद 5 फुट 1 इंच या 2 इंच, और जिस उत्साह से वो बोले, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है। इंसान का कद कभी जिंदगी में गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है। और जिस तरीके से आत्मविश्वास से उन्होंने ऑडियंस को नजर दौड़ाई, लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी, क्योंकि जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि लगता है आप लोग सब शांत बैठे हो यहाँ पे, किसी को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने पूछा किसी को समस्या है, तो किसको नहीं है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तब डॉक्टर पील बोले कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले जब मैं यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहां पे कुछ लोग रिलैक्स पड़े हुए हैं, एकदम कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहाँ से एक शमशान घाट है, वहां पे लोग पड़े हुए हैं, रिलैक्स कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबने हाथ जेब में डाल दिया। तो साहब, उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी, जो मेरे हिसाब से उनकी भी नहीं है, बहुत पहले की है, जीवन का एक निचोड़ है। तो प्रार्थना ऐसी थी, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि उसे बदल दो, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकता। अब इस छोटी सी प्रार्थना का निचोड़ देखिए, एनालाइज कीजिए। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। क्या हर चीज हम बदल सकते हैं? क्या हर चीज हमारे इख्तियार में है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, घुमा मोड़ तोड़ के कर सकते हैं? आंसर इज नो। मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ यह मेरा फैसला नहीं था, ना आपके था। अब मेरा कद क्या है, हाइट क्या है, मेरा कलर क्या है, कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कई लोग अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं, क्या गलती की, हर एक चीज का जवाब नहीं है भाई। जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, क्योंकि बहुत लोग जो चीज बदल नहीं सकते उनके साथ लड़ते रहते हैं, हम्म। और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, दे बिकम पैरालाइज्ड इन लाइफ। बहुत बहुत ही डिटेल में सर आपने बता दिया ये सवाल सोशल मीडिया और ट्रेनिंग एंड ऑल दिस। मैं एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बीइंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, आपका क्या ओवरव्यू है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन विन जितनी उन लोगों ने पढ़ी होगी जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, वो किताब किसी और ने इतनी नहीं पढ़ी होगी। और शायद बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे भी हैं जो वो किताब पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य बनाते हैं। आपका ओवरव्यू क्या है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, और आप कैसे इस इंडस्ट्री का भविष्य देखते हैं अगले 10-15 साल में? मेरे हिसाब से I have one of the highest respect for direct selling industry, highest respect, क्योंकि ये अच्छे लीडर और बनाते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, ये आगे जो कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, इट इज लीडरशिप। और आप देखें, एक अच्छा लीडर और आगे लीडर और बनाता है, बिल्कुल। घटिया लीडर फॉलोअर बनाता है। जानते हो कि असुरक्षित इतने होते हैं इनसिक्योर। कि ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा, ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा। वो खाली एक देखते हैं, एक कटोरा है, इतना कटोरा है, ये नहीं समझते कि एक ये तो समुंदर है भाई, इस समुंदर में कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है,
आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मैं आपको बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आगे डाउन लाइन है मेरी, डाउन लाइन में 3 4 5 आदमी को एक, चाहे हम लोग आगे लेते हैं, वो आगे डाउन लाइन को लेते हैं, आगे लेते हैं, आगे लेते हैं। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज वंडरफुल। मेरे हिसाब से आई थिंक कंसेप्चुअली इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री। ईमानदारी से, सच्चाई से किया जाए तो ये बहुत दूर तक इंसान को ले जा सकती है। दुख की बात यह है कि कई लोग बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, खाली वो 2 चीज बेची, इसके पैसे उखाड़ लिए, इधर पैके उखाड़ लिए, इधर से उखाड़ लिया करके, इस दैट इज नॉट द फार साइटेड वे। ये दूरंदेशी नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है। बट ईमानदारी से इसको अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द ग्रेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इट्स अ ग्रेट लीडरशिप कॉन्सेप्ट, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। दुनिया भर में बेरोजगारी को हटाने का इससे बहुत अच्छा तरीका है, ताकि ईमानदारी से आप 4 पैसे कमा सकते हो, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई पर्सनली फील, आई endorse this kind of a work concept. It's phenomenal. सफलता के लिए हमको 2 चीज चाहिए, we need the skill and the will. स्किल एंड विल, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक। दोनों चीज जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से विल की अहमियत थोड़ी ज्यादा है स्किल से। क्यों? चैंपियन बॉक्सर जब गिर गया था वहां पे, एंड द रेफरी वाज काउंटिंग हिम आउट, एट दैट टाइम वो कहता है, उस टाइम इट वाज नॉट माय स्किल जिसने मुझे उठाया, व्हाट स्किल, ऑलरेडी तो गिरा दिया। बोले उस टाइम मेरी विल कह रही थी एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े जाओ, एक बारी फिर से। इट इज माय विल नॉट माय स्किल। तो अक्सर जब पूछते हैं ना, स्किल और कॉम्पिटेंस में फर्क क्या होता है? स्किल होती है काबिलियत, स्किल इज ओनली योर एबिलिटी, एंड कॉम्पिटेंस इज स्किल along with the ability and the willingness to do the job. Perfect. बहुत से स्किलफुल लोग हैं, दे आर टोटली इनकॉम्पिटेंट। एंड आज की तारीख में आप देखिए अमेरिका में, do you know what is the third biggest cause of death? It is medical negligence. Medical negligence. वो क्या है negligence का मतलब? Doctors have not done the job properly. Attitude is bad. एक डॉक्टर से दूसरे ट्रांसफर में उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं दी, गलत दवाई दे दी गई। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूएस। इंडिया में तो इससे बहुत 10 गुना ज्यादा होगा, हमारे पास तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। तो हाल ही में अबाउट 2 वीक्स अगो मैंने Maulana Azad Medical College में they invited me to address about 1,000 doctors there from all over the world आए हुए थे, alumni meet थी इनकी। तो वहां पर अमिताभ कांत भी आए हुए थे वहां पर, दे फ्रॉम नीति आयोग। तो बहुत बड़ी बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा लगाया है स्किल डेवलपमेंट। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने कहा कि भैया देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, एंड कंट्रीज, they are not built on skills, they are built on character. They are not built on skills, they are built on character. आप 150 करोड़ रुपया लगा दिया, लेकिन कंट्रीज डोंट बिल्ड ऑन स्किल्स। तो मैंने कहा कि एक अगर काबिल डॉक्टर होगा, उसका चरित्र नहीं होगा, वो झूठियां सर्जरी करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी बीमार नहीं है, पेशेंट नहीं है, बल्कि टारगेट है। एक स्किलफुल वकील होगा जिसका चरित्र मिसिंग होगा, जो मैटर 5 हियरिंग में खत्म होता है, 500 हियरिंग लटका के ले जाएगा, लटका के निचोड़ेगा आपको बैठ के। एक जज जो स्किलफुल है लेकिन चरित्र मिसिंग है, वो आपको फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, स्किलफुल है लेकिन चरित्र मिसिंग है, वही खुद गुंडा बन के, माफिया बन के बैठ जाएगा, आपको परेशान करेगा। साहब यही कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। तो अगर एक कोई संदेश किसी को ले जाना है हमको, तो वी हैव टू मेक श्योर कैरेक्टर बिल्डिंग इज क्रूशियल, more important, much more important than anything else. I would prefer to go to the second most qualified surgeon in town who has character than go to the most qualified surgeon who lacks character. too good. तो दिस इज ए वेरी क्रूशल मैटर फॉर अस। और सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश को अगर किसी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है,
वो हमारे मीडिया ने पहुंचाया है साहब। वो कैसे? क्योंकि आप कोई भी टेलीविजन चैनल देख लीजिए, देखते क्या है? हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप लगा हुआ है वहां पर। गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं, पूछ रहे हैं नाम बोलो, कहाँ से बोल रहे हो, बोलो जन्म तिथि, बोलो जन्म टाइम बोलो। बोले गुरु जी मालूम नहीं, लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, टिक 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 करेंगे, सुपरस्टिशन। करेंगे वहां पर। देखिए मैं बोल इस वजह से रहा हूं, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। तो ये रिफॉर्म की जरूरत है। बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। अगर आगे बढ़ना है ईमानदारी से, तो अब गुरुजी ने टिक टिक कर दिया, वो बोलते हैं भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है। अरे भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। अब नेक्स्ट चीज क्या है? मंगलिक 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 मंगलिक। तो गुरुजी क्या करें? केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल के पेड़ से शादी कर लो ना। फिर उसके शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा रहा है साहब। तो शनि को उतारने का उपाय क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो। यही कुछ चल रहा है साहब। मैं आपको पूछ रहा हूं एक बात, अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है यार? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, कभी न्यूजीलैंड नहीं गया, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द आंसर? मैं अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़े, गुरु नानक की जीवनी पढ़े, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़े, उन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया। तो आप बल्कि इन चीजों पे बिलीव नहीं करते नहीं आप? करते साहब, बल्कि उन्होंने इन चीजों के खिलाफ लड़ाई की। दे फॉट अगेंस्ट इट। आज तो जो बाबा मिलता है उसके पांव पकड़ लेते हैं, जो बाबा मिलता है उसके पांव पकड़ लेते हैं। अरे भाई, कईयों को तो जेल होना चाहिए। एक बाबा जी जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिल गए, तो उन्होंने पूछा कि भैया बताओ यहाँ पर बड़ा पार्क कहाँ पे है? तो उस आदमी ने बताया कि स्वामी जी आप राइट ले लो, फिर लेफ्ट ले लो, फिर वहां राइट ले लो, बड़ा पार्क मिल जाएगा। तो बाबा जी क्या करने जा रहे हो? वो हाँ, हम तो वहां पर आज कथा चल रही है, बेटा आप भी आना, हम वहां बताएंगे रास्ता स्वर्ग का कैसे है। बोले पार्क का रास्ता तो तेरे को मालूम नहीं है, स्वर्ग का रास्ता क्या बताएगा तू मेरे को? तो बात यह है, इसी तरीके से बाबा बने हुए हैं आज। और दुख की बात यह है, मैंने एक आदमी को देखा, उसकी 10 उंगलियां में, मेरा ख्याल एक एक उंगली में दो दो अंगूठी थी, किसी में एक थी, किसी में दो थी। तो मैंने पूछा 10 नीचे भी है क्या पाँव में? व्हाट इज दिस? अगर न्यूमरोलॉजिस्ट को ही हर चीज का रास्ता नंबर मालूम होते, तो एक बात बताओ, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट को आप जानते हो जिन्होंने लॉटरी ली है? कितने जिनको जानते हो आप जिनको लॉटरी मिली है? उनको खोलो, सब नंबर निकाल अपने। बहुत बहुत ही लाजवाब जवाब और डिटेल्ड जिसको बोलते हैं आंसर ही हो गया। सो बहुत बहुत शुक्रिया खेड़ा साहब आपका थैंक यू, इतना आई एम ग्रेटफुल, डिटेल में हर बात को समझाने के लिए। आई एम ग्रेटफुल। हम लोग पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी भाग में आ गए हैं और मैं आपसे कुछ हमारा एक यूएसपी है इस पॉडकास्ट का कि कुछ रैपिड फायर आपसे सवाल पूछेंगे और आपको वन लाइनर में उसका सिंपल सा आंसर देना कोशिश करेंगे आपको फंसाने की। अब देखते हैं आप फंसने के नहीं फंसते। नहीं, मैं फंसूंगा साहब, मैं फंसने के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। One word to describe your journey as a speaker. it's a it's a it's a struggle to come up to that point, but yes, it is worthwhile. The book that had the biggest impact on your life, besides your own. Life history of 10 Sikh gurus. Why I say that is, सिक्खी में गुरु गोविंद सिंह साहब का आप जीवन देखिए। सिखों की गुरुओं की जितनी भी है, ये सिर्फ सच्चाई के लिए, सच्चाई पे नहीं टिके, बट इनको सच्चाई के लिए अगर तलवार उठानी पड़ी तो लड़ भी पड़े। So I like this. That is what it is. Only people कहते हैं मैं सच्चाई हूँ, ईमानदारी हूँ. If you don't have the courage to fight, then keep the integrity in your whole house. Doesn't mean anything. Favorite book of Mr. Shiv Kheda. यही कह रहा हूँ. Life history of 10 Sikh gurus. That is the book I'm talking of. Any second book? Second book is Psycho-Cybernetics. Another one I come in, Psycho-Cybernetics by Dr. Maxwell Maltz. Very good book. और एक और है अच्छी किताब,
आई एम ओके यूर ओके बाय थॉमस हैरिस, वो भी बहुत अच्छी किताब है। Your favorite hobby to relax? I play with my dogs. I love it. I enjoy it. I used to be a horse rider. I used to play polo at one time. अच्छा, हाँ जी, मैं जाता था वहाँ पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में। और बाकी आई यूज्ड टू एंजॉय मार्शल आर्ट। तो अभी मेरे दिमाग में है कि अभी ब्लैक बेल्ट तक जाऊंगा अरे जरूर। बाप रे बाप। Sir, if your life were a movie, what would its title be? You can win. क्या बात है। Favorite politician? If I have to choose between now and the past that has gone by, मेरे हिसाब से तो शिवाजी is my role model in the history. Politician. Politician was, I would put Sardar Patel. Sardar Patel. Do you believe in God? Yes. Movies देखने का शौक है आपको? हाँ है साहब। कोई फेवरेट गाना? गाना? अरे याद किया दिल ने कहा हो तुम। तो क्या आपको गाने का शौक है वैसे? हाँ साहब, मैं थोड़ा सा पीछे कोविड में मैं भी बीमार था। आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 7 months. अच्छा। तो आई स्टार्टेड लर्निंग कैरियोकी म्यूजिक, सो आई एंजॉय इट। बहुत अच्छा लगता है साहब मुझे। ठीक है। एनी मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इंडिया से बाहर? डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील वाज द मैन हु जो पहली बार जिनसे जी आप जी मिले जी, थे, वो उन्होंने 5 मुझे, फुट हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। एंड दैट्स द पर्सन आई वुड लाइक टू हियर अगेन, मोटिवेशनल स्पीकर। टू गुड। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर शिव खेड़ा, जिनसे आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशंस की, और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट वी हैव। और बहुत खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि मैं खुद पर्सनली खेड़ा साहब की बहुत सारी किताबें जितनी भी हैं करीब करीब सभी पढ़ी हैं मैंने, और खाली पढ़ी नहीं है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, मैंने आपको दिखाया है। सो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगले किसी और पॉडकास्ट में फिर किसी और शानदार शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय निकालने का। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। आई एम थैंक यू ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया।